हेलो दोस्तों, स्वागत है आपको हमारे यूट्यूब चैनल ड्रीम 450 में। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं हिस्ट्री के कुछ ऐसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन के बारे में जो हमेशा बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है। क्लास 10th के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो चलिए बिना समय गंवाए हम शुरू करते हैं आज क्वेश्चन। आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, यंग यूरोप की स्थापना कब हुई थी। देखिए, हमारा फर्स्ट ऑप्शन दिया गया है 1928 ईस्वी में। सेकेंड ऑप्शन दिया गया है 1929 ईस्वी में। क में दिया गया 1930 ईस्वी में और घ में दिया गया हमारा 1931 में। तो यंग यूरोप के समय कब हुआ था? 1900 नहीं हुआ था, बल्कि 1834 में हुआ था। लेकिन इस ऑप्शन गलत दिया है, तो हमारा कौन सा आंसर हो जाएगा? 1834 आंसर हो जाएगा। चलिए, दोनों में क्वेश्चन दिया है, यंग इटली की स्थापना किसने की थी। देखिए, पूछ रहा है यंग इटली की स्थापना किसने की थी। ऑप्शन नंबर क में दिया है मेजिनी ने, ख में दिया है बिस्मार्क ने, ग में दिया है काबूर ने और घ में दिया है गैरिबाल्डी ने। देखिए, यंग इटली के समय कहेगा ना, यह इटली का समय क्या था? मेजनी ने। देखिए, मेजनी किस में दिया है? ऑप्शन नंबर क, यानी दो का कितना हो जाएगा? ऑप्शन नंबर क राइट आंसर हो जाएगा। चलिए, क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं, यंग यूरोप का स्थापना कौन था। जो यंग यूरोप था उसका संस्थापक कौन था। क में दिया है मेजनी, ख में दिया है गैरिबाल्डी, ग में दिया है विक्टर इमैनुअल और घ में दिया है मुसोलिनी। कौन किया था यंग यूरोप का समय? किसने किया था? मेजनी। तो मेजनी किस ऑप्शन में दिया गया है? ऑप्शन नंबर क। ऑप्शन नंबर क मेरा क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। चलिए, चौथा नंबर क्वेश्चन पढ़ते हैं, इटली में राष्ट्रवाद का जन्मदाता कौन था। इटली में था राष्ट्रवाद का जन्मदाता किसे माना जाता है। ऑप्शन नंबर क में दिया है मेटरनी को माना जाता है, ख में दिया है मेजनी को माना जाता है, ग में दिया है नेपोलियन को माना जाता है और घ में दिया है गरीबाल्डी। तो जब कहेगा इटली में राष्ट्रवाद की जहाँ बात आएगा तो किसको कहा जाता है? नेपोलियन को। नेपोलियन किस ऑप्शन में दिया है? ऑप्शन नंबर ग। तो यहाँ चार कितना हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ग राइट आंसर हो जाएगा। चलिए, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में दिया है, इटली के एकीकरण का मसीहा कौन था। जो इटली था उसके एकीकरण का मसीहा किसे माना जाता है। तो ऑप्शन नंबर दिया है, क में दिया है मेजनी को, ख में दिया है नेपोलियन को, ग में दिया है मेटरनी को और घ में दिया है गैरिबाल्डी। तो मसीहा कहेगा तो किसको माना जाता है? मसीहा के रूप में जाता है मेजनी को। तो क्या एकीकरण में, इटली के एकीकरण में बहुत ही भूमिका महत्वपूर्ण लिया जाता है। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर क मेरा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए, हम आगे बढ़ते हैं। 6 नंबर क्वेश्चन दिया है, इटली के एकीकरण की तलवार कौन था। जो इटली था उसके एकीकरण में तलवार कौन था। तो ऑप्शन नंबर क में दिया है बिस्मार्क था, ऑप्शन नंबर ख में दिया है गैरिबाल्डी था, ऑप्शन नंबर ग में दिया है नेपोलियन था और घ में दिया है कोसूद था। देखिए, इटली के एकीकरण का तलवार के रूप में कौन था? तलवार के रूप में जब कहेगा ना, तलवार के रूप में कौन था? गैरिबाल्डी ही था जो सभी को जोड़ने का काम कर रहा था। चलिए, अगले क्वेश्चन पढ़ते हैं। 7वां क्वेश्चन कह रहा है, इटली एवं जर्मनी वर्तमान में किस महादेश के अंतर्गत आता है। देखिए, क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। लगभग लगभग हर साल पूछा जाता है। अभी 2026 के एग्जाम जो हुआ था उसमें भी क्वेश्चन देखने को मिला था। इटली एवं जर्मनी वर्तमान में किस महादेश के अंतर्गत आते हैं। तो 27 के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। 27 में लगभग लगभग आना ही वाला है, इसको याद करके जाना है। देखिए, ऑप्शन नंबर ए में दिया है उत्तरी अमेरिका में, बी में दिया है दक्षिणी अमेरिका में, ग में दिया है यूरोप में और घ में दिया है पश्चिमी अमेरिका में। देखिए, इटली एवं जर्मनी जो है ना, किस में आता है? यूरोप में आता है। किस में आता है? यूरोप। यानी ऑप्शन नंबर ग हमारा क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। चलिए, आगे बढ़ते हैं। 8 में दिया है, इटली एवं जर्मनी के एकीकरण के विरुद्ध कौन सा देश था। जो इटली था और जर्मनी था उसके विरुद्ध में, जिसको उसके एकीकरण नहीं करने के विरुद्ध में कौन था, मैंने जो कौन चाहता था कि इसका एकीकरण ना हो। देखिए, ऑप्शन नंबर में दिया है इंग्लैंड था, कि घ में दिया है रूस था, ग में दिया है एस्ट्रिया था और घ में दिया है प्रासा। देखिए, इटली एवं जर्मनी के एकीकरण के विरुद्ध में कौन था? तो विरुद्ध में तुम्हारा आपका ऑस्ट्रेलिया हो जाएगा। ऑस्ट्रेलिया जो है उसका एकीकरण का नहीं करना चाहता था। देखिए, 9 नंबर क्वेश्चन में बढ़ते हैं। फ्रांस की क्रांति का प्रमुख कारण क्या था। देखिए, फ्रांस की क्रांति जो हुआ था उसका प्रमुख कारण क्या था, वही बताना है। देखिए, ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 9 में दिया है, फ्रांस की क्रांति का प्रमुख कारण क्या था। ऑप्शन ए में दिया गया प्रजातंत्र शासन, ख में दिया है निरंकुश शासन, ग में दिया है गिरफ्तारी पत्र और घ में दिया है मनसबदारी प्रजा। ठीक, तो कितना है क्वेश्चन नंबर 9? क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ख निरंकुश शासक। जो निरंकुश शासक जार कौन था? जार जार उस वहाँ के जो राजा होता था उसको क्या कहते थे? जार कहते थे। कौन था? लुई लुई जो 14वां था वो क्या था? निरंकुश शासक था, जिसके कारण क्या हुआ था वहाँ पे फ्रांसीसी क्रांति शुरू हुई थी। चलिए, क्वेश्चन नंबर 10 पे बढ़ते हैं। फ्रांसीसी क्रांति का अग्रदूत किसे कहा जाता है? अग्रदूत किसे कहा जाता है फ्रांसीसी क्रांति का? तो ऑप्शन नंबर ए में दिया है नेपोलियन को, ख में दिया है वोल्टेयर को, ग में दिया है दिदरो को और घ में दिया है रूसो को।
फ्रांस क्रांति का अग्रदूत किसे कहा जाता है? देखिए, फ्रांस क्रांति का अग्रदूत किसे कहा जाता है? तो एक नंबर दिया है नेपोलियन को, ख में दिया है वोल्टेयर को, ग में दिया है दिदरो को और घ में दिया है रूसो को। देखिए कौन कौन कह रहा है फ्रांस क्रांति का अग्रदूत? तो अग्रदूत जब कहेगा किसको कहते थे? अग्रदूत कहेगा तो रूसो को। अग्रदूत कौन था? रूसो था। हमारा ऑप्शन नंबर घ हो जाएगा राइट आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं। 11 नंबर क्वेश्चन में दिया है फ्रांस ने मानव और नागरिक अधिकारों की घोषणा किस सभा में की थी? जो फ्रांस था, मानव और नागरिकों का अधिकार की घोषणा किस सभा में की थी उस बारे में बताना है। ऑप्शन ए में दिया है व्यवस्थापिका सभा में, ख में दिया है संविधान सभा में, ग में दिया है नेशनल कन्वेंशन में और घ में दिया है डायरेक्टरी में। तो किस में किया था? तो किया था ऑप्शन नंबर ख संविधान सभा में किया था मानव अधिकारों का घोषणा। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 में बढ़ते हैं। फ्रांस में सामंतवाद का अंत कब हुआ था? जो फ्रांस था उसमें सामंतवाद का अंत कब हुआ था? ऑप्शन नंबर ए में दिया है 4 अगस्त 1789 को, ख में दिया है 18 नवंबर 1789 को, ग में दिया है 24 सितंबर 1989 को 1789 को और घ में दिया है 21 मई 1789 को। तो हमारा 12 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए 4 अगस्त 1789 यानी ख हो जाएगा हमारा राइट आंसर। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 दिया है फ्रांस में किस शासक वंश की पुनर्स्थापना वियना कांग्रेस द्वारा की गई थी? जो फ्रांस था उसमें किस वंश का पुनर्स्थापना किसके द्वारा किया गया था? वियना कांग्रेस द्वारा की गई थी। तो ए में दिया है हैब्सबर्ग, ख में दिया है ऑलियंस वंश, ग में दिया है बुर्बो वंश और घ में दिया है जारशाही वंश। देखिए जो फ्रांस के शासक था वो किसका स्थापना किया था? तो बुर्बो वंश का पुनर्स्थापना किया था। ऑप्शन नंबर कौन हो जाएगा? ग राइट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 में पढ़ते हैं। यूरोपीय सभ्यता का पालना किसे कहा जाता है? ये भी क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये भी क्वेश्चन किस एग्जाम में पूछा था? 2026 के बोर्ड एग्जाम में पूछा था और 2027 का आने का बहुत ही महत्वपूर्ण जैसे आ सकता है। तो यूरोप सभ्यता का पालना किसे कहा जाता है? ए में दिया है यूनानियों को, ख में दिया जर्मन को, ग में दिया इटली को और घ में क्या दिया है हमारा? ब्रिटेन को। देखिए सभ्यता का पलना कहेगा ना तो उसको किसको कहते हैं? यूनान को। हमारा ऑप्शन कौन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। 14 के ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। 15 नंबर क्वेश्चन है यूरोप का मरीज किसे कहा जाता है? देखिए ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। ये भी पूछा जाता है, हमेशा पूछा जाता है। 2025 में पूछा था, 2024 में पूछा था और 2026 में नहीं पूछा था। 27 में आने का बहुत ही संभावना ज़्यादा है। कह रहा है कौन सा क्वेश्चन कह रहा है? यूरोप का मरीज। देखिए यूरोप का मरीज में कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन ए में दिया तुर्की को, ख में दिया मिस्र को, ग में दिया यूनान को और घ में दिया है पोलैंड को। तो हमारा मरीज कौन होता है? यूरोप का मरीज वो होता है ऑप्शन नंबर ए तुर्की। जो तुर्की है उसे यूरोप का मरीज के रूप में जाना जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 दिया है यूरोपवासियों के लिए किस देश का साहित्य एवं ज्ञान विज्ञान प्रेरणा स्रोत रहा है? देखिए ये भी क्वेश्चन बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। हम जितना भी क्वेश्चन लेके आते हैं बहुत महत्वपूर्ण आते हैं जो हमेशा एग्जाम में पूछा हुआ है या पूछने की संभावना है। कह रहा है यूरोपवासियों के लिए किस देश का साहित्य ज्ञान एवं विज्ञान प्रेरणा स्रोत रहा है? तो ऑप्शन में दिया है जर्मन का, ख में दिया यूनान का, ग में दिया तुर्की का और घ में दिया इंग्लैंड का। तो हमारा 16 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ख यूनान का। जो यूनान का साहित्य था वो क्या होता है? विज्ञान प्रेरणा स्रोत रहा। ठीक, चलते हैं आगे। क्वेश्चन 17 नंबर पूछते हैं। यूरोपीय राष्ट्रवाद से प्रभावित होकर किस भारतीय शासक ने जैकोबिन क्लब की स्थापना की? देखिए जैकोबिन क्लब ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। ये भी हमेशा पूछता है। 2023 में लगातार पूछा, 23 में पूछा था, 24 में पूछा था और 25-26 में नहीं पूछा, यानी 27 में बहुत ही चांस है कि 27 में आ सकता है। 27 में आने का बहुत ही महत्वपूर्ण चांस है। कह रहा है यूरोपीय राष्ट्रवाद से प्रभावित होकर किस भारतीय शासक ने जैकोबिन क्लब की स्थापना किया था? ऑप्शन में दिया है कि हैदर अली, ख में दिया है टीपू सुल्तान, ग में दिया है सफदरगंज और घ में दिया है शिवाजी। तो ऑप्शन में कौन हो जाएगा? ख टीपू सुल्तान। जो टीपू सुल्तान राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18 दिया है बिस्मार्क क्या था? जो बिस्मार्क था उसका एक पेशा क्या था? एक क में दिया कवि था, ख में दिया नाटककार था, ग में दिया संगीतकार था और घ में दिया है कूटनीतिज्ञ था। तो ऑप्शन में कौन हो जाएगा? घ। जो बिस्मार्क था क्या था? कूटनीतिज्ञ था। ख हमारा राइट आंसर हो जाएगा, घ राइट आंसर हो जाएगा। चलिए और इस नंबर क्वेश्चन पढ़ते हैं। बिस्मार्क प्रशा का चांसलर कब नियुक्त हुआ? जो बिस्मार्क था प्रशा का चांसलर कब नियुक्त किया गया? ऑप्शन में दिया है 1860 ईस्वी में, बी में दिया गया है 1862 में, ग में दिया है 1863 में और घ में दिया 1865 ईस्वी में। तो कब नियुक्त किया गया? 1862 ईस्वी में बिस्मार्क प्रशा का चांसलर नियुक्त किया गया।
चलिए हम आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 में, बिस्मार्क किस विद्वान की विचारधारा से प्रभावित था? जो बिस्मार्क था वो किसकी विचारधारा से प्रभावित था? ऑप्शन में दिया गया है रूसो के, ख में दिया है हीगेल के, ग में दिया है अंडर्ट के, और घ में दिया है जैकब। देखिए बिस्मार्क जो था, बिस्मार्क वो किसके प्रभावित था? हीगेल के। हीगेल के जो विचार था उससे क्या कौन था? प्रभावित था बिस्मार्क। आगे पढ़ते हैं, वियना सम्मेलन कब हुआ था? ये भी क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, ये भी लगातार क्वेश्चन वाला क्वेश्चन है। 21 में पूछा था, 22 में पूछा था, और उसके बाद 24 में पूछा था, और हाईली चांस है कि 26 में आएगा, 27 में आने वाला है। देखिए वियना सम्मेलन कब हुआ था? वियना सम्मेलन, देखिए वियना सम्मेलन क्वेश्चन ऑप्शन दिया है 1815 में, ख में दिया 1820 में, ग में दिया 1818 में, और घ में दिया है 1848 में। तो जो वियना सम्मेलन हुआ था कब हुआ था? 1815, यानी क हमारा राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 22 में, वियना सम्मेलन का अध्यक्ष कौन था? यह भी क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है। जो वियना सम्मेलन हुआ था उसका अध्यक्ष कौन था? क में दिया हमारा मेटरनिक था, ख में दिया नेपोलियन बोनापार्ट था, ग में दिया है लुई अठारहवां था, या घ में दिया है चार्ल्स एडवर्ड था। जो सम्मेलन होता है वियना उसका अध्यक्ष कौन था? मेटरनिक, यानी ऑप्शन नंबर क हमारा राइट आंसर हो जाएगा, मेटरनिक था। चलिए 23 नंबर क्वेश्चन पढ़ते हैं, विलियम प्रथम कहाँ का शासक था? जो विलियम प्रथम था वह किस देश का शासक था? ऑप्शन में दिया इटली का था, ख में दिया प्रासा का था, ग में दिया ऑस्ट्रिया का था, और घ में दिया है यूनान का था। तो किस देश का शासक था? वो था प्रासा का शासक। किस देश का था? प्रासा था। हमारा ऑप्शन नंबर किसमें दिया है? प्रासा, ख। तो हमारा ख क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। 24 नंबर क्वेश्चन को आ रहा है, नेपोलियन कोड में कुल कितने कोड थे? जो नेपोलियन कोड थे उसमें कितने कोड थे? ऑप्शन में दिया 3, ख में दिया 5, ग में दिया 4, और घ में कितना दिया है? 7। देखिए नेपोलियन कोड में कितने कोड थे? तो नेपोलियन कोड में था कुल 5 कोड थे। कितने कोड थे? कुल 5, यानी ऑप्शन नंबर ख हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। 25 नंबर क्वेश्चन, नेपोलियन ने जर्मनी में किस संघ की स्थापना की? जो नेपोलियन थे वो जर्मनी में किस संघ की स्थापना की थी? और ऑप्शन नंबर ए में दिया है ट्रांसपेडेंट संघ, ख में दिया है सिसेलपाइन संघ, ग में दिया है राइन संघ, और घ में दिया है इनमें से कोई नहीं। देखिए जो नेपोलियन था वो जर्मनी ने किस संघ की स्थापना किया था? तो हमारा 25 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ग, राइन संघ। तो ऑप्शन नंबर ग राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 26 क्वेश्चन देखते हैं, नेपोलियन संहिता किस वर्ष लागू किया? जो नेपोलियन संहिता था वो किस वर्ष लागू किया गया? ऑप्शन नंबर क में दिया है 1801 में, ख में दिया है 1791 में, ग में दिया है 1889 में, और घ में दिया है 1804 में। तो देखिए नेपोलियन संहिता ना कब लागू किया गया था? 1804 में लागू किया गया था। ऑप्शन कौन हो जाएगा? घ राइट आंसर हो जाएगा। 27 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, मेटरनिक क्या था? जो मेटरनिक था उसका पेशा क्या था? तो हमारा ऑप्शन में दिया गया है घोर प्रतिक्रियावादी था, या घोर सामंतवादी था, या तनाशाह था, या प्रजातांत्रिक था। देखिए मेटरनिक तो था ना घोर प्रतिक्रियावादी, यानी किसी का भी विरोध करने लगता था। ऑप्शन नंबर 1 क्या हो जाएगा? हमारा राइट आंसर हो जाएगा। 28 में दिया है, मेटरनिक का पतन किस वर्ष हुआ? जो मेटरनिक था उसका पतन किस वर्ष हुआ? ऑप्शन में दिया है 1847, ख में दिया है 1848, ग में दिया है 1849, और घ में दिया है 1850। देखिए मेटरनिक से बहुत ही कथी था? प्रतिक्रियावादी, यानी अपने ही मन से करने वाला शासक था, किसी का भी बात नहीं मान सकता था। इसका अंत कब हुआ? 1848 में इसका अंत हो गया। चलिए अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। 29, मेटरनिक कौन था? जो मेटरनिक था वो कौन था? ऑप्शन नंबर क में दिया गया रूस का जार, ख में दिया ऑस्ट्रिया का चांसलर, ग में दिया फ्रांस का सम्राट, और घ में दिया है प्रूसिया का चांसलर। देखिए जो मेटरनिक जो था मेटरनिक वो था ऑस्ट्रिया का चांसलर, यानी ख हमारा राइट आंसर हो जाएगा। कहाँ था? ऑस्ट्रिया का चांसलर था। चलिए हम आगे बढ़ते हैं 30 नंबर क्वेश्चन के पास, मेजनी ने सन 1834 में किस संस्था का गठन किया? देखिए मेजनी जो था सन 1834 में किस संस्था का गठन किया वही पूछ रहा है। तो ऑप्शन नंबर को में दिया है यंग यूरोप का, ख में दिया है क्रांति सेना का, ग में दिया है विक्ट्री का, और घ में दिया गया है यंग इटली का। देखिए जो मेजनी था जो 1834 में किस स्थापना किया था? यंग यूरोप का, यंग यूरोप का स्थापना किया था। यंग यूरोप किस ऑप्शन में है? ऑप्शन नंबर क है हमारा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। 31 नंबर क्वेश्चन में, मेजनी का संबंध किस संगठन से था? जो मेजनी था उसका संबंध किस संगठन से था? देखिए क में दिया है लाल सेना से था, ख में दिया है कार्बोनरी संगठन से था, घ में दिया है फिलिक हेटारिया संबंध से था, घ में दिया है डायट से था। देखिए जो मेजनी था उसका संबंध किससे था? कार्बोनरी से था, क्योंकि कार्बोनरी संगठन का स्थापना किसने किया था? मेजनी किया था। कार्बोनरी संगठन का स्थापना किसने किया था? मेजनी ने किया था। चलिए 32 नंबर क्वेश्चन करते हैं, जलवेराइन एक संस्था थी, कौन सी की संस्था थी जलवेराइन? तो ऑप्शन नंबर को में दिया गया क्रांतिकारियों का, घ में दिया गया व्यापारियों का,
ग में दिया गया है विद्वानों का और घ में दिया गया है पादरी संभांतों का। तो हमारा 32 का राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ख, व्यापारियों का। जो ज्वेलराइन था जो व्यापारियों का संघ था जिसमें बहुत सारे व्यापारी इसके अंतर्गत रहते थे। हमारा क्या हो जाएगा? 32 का आंसर ख सही हो जाएगा। चलिए आज का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 33। ज्वेलराइन की स्थापना किस राजा ने की थी? कह रहा है ज्वेलराइन जो था यानी व्यापारियों का संघ था उसका स्थापना किस राजा ने की थी? ऑप्शन नंबर क में दिया प्रासा ने की थी, ऑप्शन नंबर ख में दिया गया ऑस्ट्रिया ने की थी, ऑप्शन नंबर ग में दिया गया सिडनी ने की थी, ऑप्शन नंबर ख में दिया फ्रांस। तो हमारा 33 राशन में कौन सा हो जाएगा? प्रासा। जो प्रासा था वो व्यापारियों के संघ के लिए किसी स्थापना किया था? ज्वेलराइन का। ऑप्शन नंबर क राइट आंसर हो जाएगा। चलिए हमारा आज का क्लास यहीं पे रोकते हैं। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा है तो सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को और वीडियो को क्या कीजिएगा? लाइक कीजिएगा। अगर चाहते हैं इसी तरह का हम वीडियो लेके आए जो हमेशा पूछा जाता है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पूछा जाता है उसको लेके आए, और आपका भी 27 के एग्जाम में 400 प्लस क्वेश्चन 400 प्लस नंबर लाना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और चैनल से जुड़े रहिए ताकि हम इससे भी बढ़िया वीडियो बनाएं और इससे भी बेहतर आपके लिए लेकर आएँ। चलिए आज के लिए धन्यवाद।